हेलो गाइस, होपफुली आप सबकी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब सिर्फ 10 और 11 दिन बचे हैं यूपी पीसीएस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग इन्वायरमेंट का जो रिवीजन सीरीज़ हमने शुरू किया था उसका आज तीसरा वीडियो है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसमें। तो आज का पहला टॉपिक है रामसर कन्वेंशन। ये जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो है वेटलैंड एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, वेटलैंड एरिया कंजर्वेशन में इससे रिलेटेड है। इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो रामसर कन्वेंशन है उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 फरवरी को। इंडिया में जो गुजरात है वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो वेटलैंड है लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड स्टेट में है, गुजरात में है। ठीक है, फिर मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है उस द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक उस वेटलैंड का जो है चेंज हो गया है ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब या तो चेंज हो गया है, होने वाला है, या फिर हो रहा है। ठीक है, फिर रामसर जो है वो एक सिटी है ईरान में। मीटिंग हुई थी रामसर कन्वेंशन के लिए 2 फरवरी 1971, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। ठीक है, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट एक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो पास हुआ था 11 दिसंबर 2002 ईयर याद रखिएगा। ठीक है, इसके एक्ट्स के पास हो जाने से नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर ऐसे ही एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टनरशिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसके 121 पार्टनर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बायो सेफ्टी से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स। पहला है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है, ये कार्टेजिना एक जगह है कोलंबिया में, कोलंबिया कंट्री है साउथ अमेरिका की। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2004 में कुआलालंपुर में। ठीक है, इंडिया ने एग्रीमेंट को साइन किया था 2003 में और रेटिफाई कुछ ही दिन बाद कर दिया था। ठीक है, फिर ये इसका एफिलिएशन जो है फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से है, उससे रिलेटेड चीज़ें देखता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं जो कि है ट्रैफिक। इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ये एक एनजीओ है। इसका मिशन है, ये सुपरवाइज करता है प्लांट और एनिमल के ट्रेड को, ताकि उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को देखा जा सके। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1976 में। ये IUCN और WWF का स्ट्रेटेजिक अलायंस है। नेक्स्ट पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड है। पहला है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है किसने कॉन्सेप्चुलाइज किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार आयोग पूछता है इस पर सवाल। ठीक है, फिर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क्स टू प्रिवेंट बायो पायरेसी एंड प्रिजर्व इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज? ये है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड सेंटर ऑफ लॉ, CBN लोग देख लेते हैं। ये जॉइंट एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे का। इसका लोकेशन है चेन्नई में। ये इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं टीब। इसका फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका ऑफिस जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका फोकस है द बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो इकोसिस्टम का है उसको बताने का। ठीक है, ये वर्क करता है यूनेप के अंदर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट है UN रेड। ये शुरू हुआ था 2008 में। इसका फुल फॉर्म है UN रेड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये इंटर इंस्टीट्यूशनल है अंडर द एजेस ऑफ UNFCCC मेंबर्स। ठीक है, एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? तो UNDP है, FAO है और UNEP है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव सेम है कि कंजर्वेशन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट है, मिटिगेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैसे कार्बन एमिशन कम करना है उसको देखने के लिए, इनकरेज करने के लिए। ठीक है, फिर इकोनॉमिक वैल्यू बताना है हमें जो कार्बन स्टोर्ड है फॉरेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स। ठीक है, इंडिया ने कार्टेजिना प्रोटोकॉल कब साइन किया था? 2001 में। ठीक है, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि द डॉर्मेंट एंड हाइबरनेटिंग स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन टेम्परेट एंड कोल्ड डोमिनेटेड कंट्रीज, जैसे कि आपका नॉर्वे हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, और जो भी आर्कटिक या अंटार्कटिक रिलेटेड कंट्रीज हैं। ठीक है, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में खासियत क्या है? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास दे आर इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, फिर बायोमास प्रोडक्शन ऑकर्स ऑन एनुअल स्केल इन द डीप ओशन में, लगभग नेग्लिजिबल होता है डीप ओशन में बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शन। ठीक है, बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मई को। ठीक है,
फिर वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में क्या देख लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिटेबल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्क करता है टू मेंटेन एंड रिस्टोर द वेटलैंड्स एंड द रिसोर्सेज। इसका हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे, नीदरलैंड्स में, ठीक है। फिर सोलर एनर्जी क्या होता है, ये जो एनर्जी रीचिंग द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जो सन से एनर्जी आती है तो सोलर एनर्जी कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यूवी रेज होते हैं जो कि मोस्टली आपके ओजोनोस्फीयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एक और होता है इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि अराइव्स ऑन अर्थ एज अ थर्मल रेडिएशन, ठीक है। फिर सी बकथॉर्न क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ये एक ट्री है जो कि हिल्स में मिलता है लद्दाख में, ठीक है। ये रिच होता है विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स में। ये काम आता है जो लेवल ऑफ चंगेज़ खान ने इसको वॉर के दौरान यूज़ किया था, एनर्जी लेवल का जो उनके सोल्जर्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए। फिर रशियन कॉस्मोनेट ने इसको यूज़ किया था अगेंस्ट द कॉस्मिक रेडिएशन, ठीक है। ये एक डेसिडुअस श्रब है। इंडिया में इसको लेह में मिलता है, लेह लद्दाख रीजन में मिलता है। फिर आपको हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके जो लीव्स, फ्रूट्स और रूट्स थॉर्न सारे यूज़फुल हैं। इसका कन्वेंशनल यूसेज क्या है, ड्रग्स में है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन में है, फ्यूल में है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और बैरियर में, ठीक है। बैरियर इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए अगर आप इसको ग्रो करते हैं सी बकथॉर्न को तो नेचुरल डिजास्टर्स को हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हेल्पफुल है नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन में। आइडियल प्लांट होता है कोल्ड डेजर्ट को कंट्रोल करने के लिए, उनको स्प्रेड से रोकने के लिए। फिर ये हाई एल्टीट्यूड जो माउंटेन एरियाज होते हैं उसमें ग्रो करता है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व गैसेज हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, SF6 है, NF3 है। और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व गैसेज कौन कौन सी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इसका अदर नेम है ग्लोबल वार्मिंग। ये इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इंसुलेटिंग गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि एवरेज टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका कॉन्सेप्ट जो है ग्रीन हाउस गैसेज का वो जोसेफ फोरियर ने 1824 में दिया था, ठीक है। इसका मेजर कॉज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं मेजर, ये आपके जो सीक्वेंस ऑफ गैसेस दैट कंट्रीब्यूट मोस्ट इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन से हैं, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कुछ मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पहला, ये बहुत हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है लाइफ ऑन अर्थ के लिए। ये फोटोसिंथेसिस में इसका काम आता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 एंड रिलीज़ करता है, इस वजह से प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। मेजर पार्ट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही प्रोड्यूस होता है, जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है मरीन प्लांट्स और लैंड प्लांट्स एंड सॉइल के द्वारा, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसका बेनिफिशियल क्या है कि भाई प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक गैस हम लोग देखते हैं मीथेन। इसका केमिकल नेम है CH4। इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। इसका सोर्स क्या क्या है, बायोगैस, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, पैडी फील्ड्स, कोल माइन, वेटलैंड्स, हाइड्रेट्स जो नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। फिर आते हैं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या क्या है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है कि मोर क्लाउड्स बनेंगे, है ना, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। फिर हाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। फिर इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। इंक्रीज इन वाटर यूसेज कैपेसिटी बाई प्लांट्स होगा इस वजह से, ठीक है। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, राइज इन सी लेवल होगा। फिर सीजनल कंडीशन में चेंजेस होंगे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, ड्रॉट फ्लड का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है। डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फिर ह्यूज इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कुछ एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। IPCC ने बताया है कि सी लेवल विल बी रेज बिटवीन 1990 to 2100, लगभग 0.33 से 1.1 मीटर तक बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस हम लोग कुछ देख लेते हैं। UNFCCC पहला है, इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये साइन हुआ था 1992 रियो अर्थ समिट में, ठीक है। और इसका अल्टरनेटिव नेम जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज है। इन्फोर्स हुआ था इसका 1994 में, ठीक है। इसको लगभग 197 कंट्रीज़ ने रेटिफाई कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं अर्थ आवर पे। ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर।
ठीक है। ये लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को इसको सेलिब्रेट करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हम लोग 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं 8:30 से 9:30 के बीच रात में। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, जिससे कि हम अर्थ को सेव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये एक फ़ंड है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC। इसका पर्पज़ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको असिस्ट करना फॉर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रोसेस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड। ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि काकुन मैक्सिको में हुई थी 2010 में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये UNFCCC से रिलेटेड है। ठीक है। इसका सेक्शन 12 जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। आयोग इस पर अक्सर सवाल पूछते रहता है। इसका टारगेट क्या है कि रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है। ये अडॉप्ट कब किया गया था? 1997 में। ठीक है। ये एप्लीकेबल डेट जो है कब हुआ था? 2005 से। ठीक है। इसके बारे में स्पेशल क्या है कि एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कार्बन टैक्स क्या होता है। देखिए, कार्बन टैक्स जो होता है ना, एक टैक्स ऑन CO2 एमिटिंग रिसोर्सेज पे इसको लगाते हैं। एक तरह का पॉल्यूशन टैक्स है। इसको फर्स्ट प्रपोज किया गया था 1990 में फिनलैंड के द्वारा। ठीक है। कुछ कंट्रीज जहाँ कार्बन टैक्स लगता है वो है स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे। ठीक है। इसी तरीके से कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपका एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के लिए। इसका कमिटमेंट है बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन। इसका जो अडॉप्ट किया गया था इसको 2000 ईयर में, और एनफोर्स हुआ था ये 2003 में। ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया का एक्शन प्लान क्या है? ठीक है। ये 8 सब मिशंस हैं जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंडर। ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद किया था, सहवाग CH की करके। ठीक है। तो आपका नेशनल सोलर मिशन है, इसमें नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है। ठीक है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है। नेशनल वाटर मिशन है। नेशनल मिशन ऑन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है। ठीक है। फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओजोन जनरेट कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फीयर नेचुरली बनता है बाय UV रेडिएशन। ये 2 स्टेज में बनता है। फर्स्ट स्टेज जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन के 2 एटम में ब्रेक होता है। फिर ऑक्सीजन जो है दूसरे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिल करके ओजोन बनाता है। ठीक है। ये 1895 में एक ब्रिटिश टीम थी जिसने ओजोन का मैपिंग किया था स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू और द अंटार्कटिक मतलब साउथ पोल पे, जिससे कि ओजोन होल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है। ओजोन लेयर। ठीक है। अब इसकी थिकनेस कितनी होती है? इसको मेज़र करते हैं डॉप्सन यूनिट में। ठीक है। ये मिनिमम होता है रेनी सीजन में, मैक्सिमम होता है स्प्रिंग सीजन में। ठीक है। इसका लोकेशन क्या है? ये मेनली इन द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, जो कि 10 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ होता है। और इसका हाईएस्ट कंसनट्रेशन जो होता है 15 से 30 किलोमीटर के बीच होता है। रेगुलेशन कैसे होता है? बाय नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। एक्सपेंशन क्या है? 10% ट्रोपोस्फीयर में, 90% जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में है। ठीक है। एक्शन क्या है लेना है इसके अगेंस्ट? कि प्रिवेंटिंग डेंजरस, क्या कहता है, ये क्या करता है कि जो भी डेंजरस UV रेज हैं उनको अर्थ सरफेस से आने से रोकता है। ठीक है। फिर ओजोन गैस इन द लोअर एटमॉस्फेयर हजार्डस पॉल्यूटेंट्स होता है, जबकि अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन गैस होता है वो जो हार्मफुल UV रेज होती हैं उनको आने से रोकता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ देख लेते हैं। अमोनिया जो है वो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है, जिस वजह से उससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, जो कि लार्ज प्लांट्स में एज अ कूलेंट यूज़ होता है। ठीक है। फिर CFC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल ओजोन होल के लिए एक मैनमेड कंपाउंड है, जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना होता है। एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। इसका रिएक्शन विद ओजोन गैस लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, जिससे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और ये इजीली कन्वर्टेड टू इनटू लिक्विड। ठीक है। फिर कुछ और, जैसे कि हाईली स्टेबल है CFC। इसका जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस 55 से लगभग 150 साल तक रहता है। ये गैसियस एंड लिक्विड सब्सटेंस है। ये एज अ कूलिंग एजेंट यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर में और अदर इक्विपमेंट्स में। ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स है। ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर करना है। कैसे होगा ये? ठीक है। इससे इफेक्ट ऑफ UV अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है? जीन म्यूटेशन हो रहा है, ग्लूकोमा एक बीमारी वो होती है, स्किन कैंसर होता है, प्लांट ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सन बर्न हो रहा है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, जो लीव्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कि रेस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर ओजोन डिप्लीशन कौन कौन सी है? CFC है, हेलोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हेलॉन्स है। ठीक है। फिर द इफेक्ट ऑफ ओजोन इज मोस्ट विजिबल ओवर द पोल्स। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ओजोन होल हैज़ बीन फाउंड ओवर द अंटार्कटिका। द ओजोन होल वाज रिकॉर्डेड इन द ईयर 2005 ओवर द टिबेटन प्लेटू बाय GW केंट मूरे। ठीक है।
फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अ प्रोटोकॉल द वियना कन्वेंशन रिलेटेड टू ओजोन लेयर कंजर्वेशन। इस तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फोर्स में कब आया था 1989 में। इंटरनेशनल ओजोन डे कब बनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल जो इसके इफेक्ट है जो हमने ऊपर देखा है कि जब ओजोन लेयर ही नहीं रहेगा तो यूवी रेज जो सन से आ रही हैं वो डायरेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे, जिससे स्किन के ह्यूमन्स की स्किन और एनिमल्स की स्किन में हार्मफुल इम्पैक्ट होगा, ठीक है। फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, नियर द इक्वेटर। एक्सपेंशन लगभग इसका 23 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में होता है। स्पेशल फैक्ट क्या है इसके बारे में कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोम है, लगभग 8% ऑफ द अर्थ सर्फेस को कवर करता है और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है रेन होता है, ठीक है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं हम लोग कि ये ट्रॉपिकल रीजन में विथ मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है। ये मेजर वेजिटेशन है, कौन कौन से मिलते हैं, लॉन्ग ब्रॉड लीव्स, एवरग्रीन प्लांट्स एंड 80% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ कवर हो जाती है, ठीक है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि इसको अमेजोनिया या फिर अमेजॉन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये साउथ अमेरिका में है, इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं और जो अर्थ का 20% ऑफ द ऑक्सीजन है वही अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में बनता है। अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो टेक्सास ट्री है फाउंड जो कि हमें हिमालय से मिलता है उसको रेड डेटा बुक में एनलिस्ट किया गया, मतलब कि थ्रेटेंड है, ठीक है। फिर आइलैंड ऑफ गोवा विच इज़ फुल्ली प्रोटेक्टेड थ्रू कच्छ वेजिटेशन एरिया है, चुराव आइलैंड, ठीक है। फिर बेनिफिट्स ऑफ यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। एक आप ये देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और ट्री लैंड, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड एंड रिपीटेड एंड डज नॉट रन आउट, उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, जो कि जिनको हम बार बार यूज़ करें, जैसे कि आपको सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ड्यू टू इट्स इको फ्रेंडली नेचर एंड रिन्यूएबल इट हैज़ बिन कॉल्ड अ ग्रीन मेटल, तो एल्युमिनियम को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मेटल बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 पे, ठीक है। इसमें आप बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में लॉन्च हुई थी उसमें इसका टारगेट है कि अर्थ इंडिया के जो 33% ऑफ एरिया है उसको फॉरेस्ट कवर से कवर करने का, ठीक है। फिर ये साइंटिफिक नेम वगैरह कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पीसी आयोग में इससे सवाल नहीं पूछता है, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1972 में इसको एनफोर्स किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ इलीगल हंटिंग एंड स्मगलिंग, ठीक है। कुछ स्पेशल है, घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फैलो कैन नॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर प्रोविजन प्रोवाइडेड बाई लॉ, मतलब ये तीनों एनिमल्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि कोई इनको मार नहीं सकता है, ठीक, क्योंकि ये थ्रेटेंड है, ठीक है। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है ये लाया गया था 1980 में। इसी तरीके से नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसको 1977 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी ये नई दिल्ली में है। ये जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स एट नेशनल लेवल इनको मैनेज करता है, इनके जेनेटिक्स को, और इसके 10 रीजनल स्टेशन हैं जो कि आप ये देख सकते हैं, शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलोंग, भोपाली, कटक, हैदराबाद, श्रीनगर, रांची, ठीक है। फिर नेशनल गंगा रिजर्व रिवर बेसिन अथॉरिटी है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है। इसको 2009 में फाउंड किया गया था। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में लोकेटेड है। 1906 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है UGC 1991 के अंडर, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि एक तो आप देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक अवार्ड देती है जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, ठीक है। इसी तरीके से राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देती है, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है, ठीक है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये स्टैचुटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है सेव, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2010 में इंडिया नेपाल के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं चिपको मूवमेंट पे। चिपको मूवमेंट जो है इसके लीडर थे चंदी प्रसाद भट्ट। इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में। इसका मेन पॉइंट था कि जो फॉरेस्ट का कटिंग है उनको रोका जाए, और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसके को वर्कर एक्टिव वर्कर थे, ठीक है। 1982 में जो चंदी प्रसाद भट्ट हैं इनको रहमान मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि definition of wildlife of threatened the definition of threatened wildlife habitat is included in
जो है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में इसको इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट ट्राइब जिसको हैबिटेट राइट दिया गया था इंडिया में कौन है, वो बाइगा कम्युनिटी को दिया गया था। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पे है, झांसी में है। फिर बम्बू ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2017, बम्बू हटा दिया गया है, ठीक है। फिर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, 1988 में, ठीक है। फिर अपना वन अपना धन जो है ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसको एफॉरेस्टेशन प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। बाकी स्टेट लेवल स्कीम से ये यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है इनका, ठीक है। फिर देखिए सेंचुरी, ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए तमाम स्टेप्स लिए जाते हैं, कई तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जिसमें एक है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। फिर जो है इसमें प्रोटेक्टेड एरिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है नेचुरल एरिया विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। फिर नेशनल पार्क होता है, इसमें हंटिंग ग्रेजिंग ऑफ द कैटल एंड ह्यूमन एक्टिविटी कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होता है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग विदाउट परमिशन जो है इसमें अलाउ नहीं होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जिम कॉर्बेट, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, याद रखिएगा इसको 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसको पहले हैलीज नेशनल पार्क बोलते थे, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के। और ये 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था यहीं पे सबसे पहले लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर केवलादेव नेशनल पार्क, ये इसको 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, इनको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से आप देखिए जो गल्फ़ ऑफ मन्नार है वो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर बक्सा टाइगर नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में है, बेतला जो है झारखंड में है, गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये यूपी में है, ये लखीमपुर के खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये यहाँ फर्स्ट राइनो रिहेबिलिटेशन स्कीम शुरू की गई थी 1984 में। एट प्रेजेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो सेकंड राइनो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है इसको शुरू किया गया है, ठीक है। फिर दाचीगाम नेशनल पार्क जो है 1981 में जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर नेशनल पार्क दैट इज़ फेमस फॉर वाइट टाइगर्स के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कौन सा है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। फिर नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, मेघालय में है। केबुल लमजाओ यहाँ पे ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड है, ये कहाँ पे है, मणिपुर में, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे इराविकुलम में आपका नीलगिरी ताहार का जो ये हैबिटेट है। केवल लमजाओ हम लोगों ने अभी देखा, ये डिकम्पोज प्लांट जो फ्लोटिंग वेजिटेशन होती है यहाँ मिलती है। केवलादेव में जो माइग्रेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन होता है विंटर सीजन में यहाँ केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं, ठीक है। फिर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में है। इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क कहाँ बना है, बैंगलोर में, ठीक है। फिर गोल्डन विंग इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, इनको आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो फैक्ट्स हैं हम वही रिवाइज कराते हैं, ये आप फिर से आप देखिए, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। ये जो 12 जिसमें से कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर है, ठीक है। यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये देखिए, ये जो यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है इसके अंदर जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से हैं, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अंशकामार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई, कंचनजंगा और पन्ना, ठीक है। फिर इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इंडिया में टोटल जो है बायोस्फीयर रिजर्व 12 हैं, यूनेस्को के अंडर 12 है। लार्जेस्ट इन एरिया जो कि यूनेस्को ने सर्टिफाई किया है वो है गल्फ ऑफ मन्नार। और इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, रन ऑफ का, जो कि गुजरात में है, ठीक है। फिर मैप प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, 1971 में, ठीक है। और ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है यूनेस्को का, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इस्टेब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर ये वाइल्ड लाइफ कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज़ हैं, इनको आप देख लीजिएगा, जैसे कि चंद्रप्रभाई बता देते हैं, ये यूपी में है, ठीक है। और भीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका बिहार में है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि इसको 1973 में लॉन्च किया गया था। इस कहाँ पे, कौन से नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। अभी करंट जो है हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे कि इंडिया में अराउंड
55 से ज़्यादा जो है टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। फिर 29 जुलाई को हम लोग इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स मिलते हैं, ठीक है। इंडिया का जो लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट हो कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री साई सालम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और बंदीपुर कर्नाटका में टाइगर रिजर्व को जो है ड्रोन से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। फिर कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ पे? इंग्लैंड में, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट में है ना, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आके ऐसे मिलते हैं। यहाँ पे आपका जो है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो है एलिफेंट, हाइनास और लेपर्ड, ठीक है। ये कुछ टाइगर रिजर्व्स के पार्ट हैं, इनको आप देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। ठीक है, यूपी में 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, दुधवा और पीलीभीत, ठीक है ना। एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में, ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है, ये सब तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, देखिए ये हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि यूनेस्को के अंडर था, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, इंडिया का पहला मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कच्छ में। कॉर्बेट नेशनल पार्क रिसीव्स वाटर फ्रॉम रामगंगा रिवर एंड कोसी रिवर। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये केरला में है। हरिके वेटलैंड आपका पंजाब में है। और गार्डन ऑफ 5 सेंसेस कहाँ पे? मेहरौली, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है। अब अल्टरनेटिव एनर्जी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए और वीडियो को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।